नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। हिमाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, जो कि है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, पालमपुर टी गार्डन्स, खड़ोता वैली, गोपालपुर जू और भी बहुत कुछ। और साथ ही हम आपको गाइड भी करेंगे इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ आप स्टे कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इन फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को देखने, जहां पर विज़िट करने का जो एंट्री टिकट लगता है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन का, और विजिटिंग आवर्स हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं HPCA स्टेडियम धर्मशाला में, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा हाइट पर बना हुआ क्रिकेट स्टेडियम है। और ये है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर वर्ल्ड कप मैचेस, IPL मैचेस और कई प्रकार के जो क्रिकेट मैचेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। जैसे कि 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसके भी कई मैचेस यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर हम पहले भी आए थे, लेकिन हमें मेन गेट पर ही रोक दिया गया, बिकॉज उस टाइम पे IPL की यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही थी। एक बार और आए थे हम पहले, जब यहाँ पर वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस हो रही थी, तो उस दौरान भी हम यहाँ एंटर नहीं कर पाए थे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें चांस मिला है यहाँ एंटर करने का, और यहाँ का जो एंट्री शुल्क है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। कुछ इस तरह का टिकट आपको परचेज़ करना होता है। और आपको थोड़ा सा और एरिया में दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर आइए। ये स्टेडियम का जो एरिया है ये ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। अगर हम देखेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा स्टेडियम नहीं है, मतलब अगर एरिया वाइज बात की जाए, क्योंकि इससे भी कई बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं। लेकिन यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो आप देख सकते हैं। पीछे की ओर हिमालय पर्वत नज़र आते हैं और उसमें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ यहाँ से नज़र आते हैं। और इस पूरे इलाके को पूरी तरह वेल मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। वैसे तो जो चैल का स्टेडियम है, जो कि शिमला के पास में है, वो नंबर 1 पे माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा हाइट पर है। लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। इस वजह से इसे माना जाता है कि ये नंबर 1 की हाइट पे, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पर बना हुआ क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि इंटरनेशनल है, जिसमें इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख पाएंगे, कई सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर जो कि अभी इस क्रिकेट स्टेडियम को देखने आए। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई मैच नहीं हो रहा है, लेकिन टूरिस्ट सिर्फ इस स्टेडियम को देखने आए हैं, यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराने आए हैं, ताकि वो अपने साथ एक अच्छी मेमोरी ले जा सकें। पालमपुर जो कि टी गार्डन्स के लिए मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर चाय के कई सारे बागान हैं, और उन बागानों को देखने अब हम आ चुके हैं। ये जो पौधे अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये चाय के पौधे हैं। जो चाय हम रेगुलर बेसिस पे पीते हैं वो कुछ इस तरह से उगाई जाती है। और ये इतने बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, मतलब पालमपुर जब आप आएंगे तो आपको अधिकतर जो गार्डन्स नज़र आएंगे वो टी गार्डन्स होंगे, यानी कि चाय के बागान। और इसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है, मतलब एक रॉ छोड़ कर के इस तरह से आप देख पा रहे होंगे बीच बीच में गैप्स हैं। तो पौधे कुछ इस तरह से सीरियल वाइज लगाए जाते हैं और बीच बीच में इस तरह से गैप छोड़ा जाता है, ताकि टाइम टू टाइम इनकी कटिंग की जाती है। मतलब ऊपर ऊपर से इनको काटा जाता है और फिर सुखा के प्रोसेस करके जो चाय हम पीते हैं, जो काले कलर की पत्ती हमको दिखती है, वो बनाई जाती है। टी गार्डन्स के बाहरी जब आप देखेंगे तो आपको कई सारी शॉप्स नज़र आएंगी, जहाँ से आप टी ख़रीद सकते हैं। जो चाय यहाँ पर बनती है उसे यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है देसी चाय, जिसे आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कुछ इस तरह के पैकेट्स के फॉर्म में यहाँ पर ये उपलब्ध हो जाती हैं। अब हम पहुँच चुके हैं खड़ोता वैली व्यू पॉइंट पर। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम 360 एंगल में अगर देखेंगे तो चारों तरफ कुछ ना कुछ नज़र आएगा। जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे
तो धर्मशाला का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। नीचे जो सीढ़ीदार खेत हैं, जो टेरेस फार्मिंग की जाती है, उसके जो खेत हैं वो नज़र आते हैं। दूर धर्मशाला के जो घर हैं वो नज़र आते हैं। और इधर की साइड अगर हम देखेंगे तो एक खाई है। नीचे की साइड आप देखेंगे जो वैली में खाई होती है, दर्रा बन जाता है, वो ये दर्रा है। और साथ ही ऊपर की साइड देखेंगे तो जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो नज़र आते हैं। हालांकि अभी थोड़ी बर्फ़ कम है, लेकिन जब स्नोफॉल होती है तो ये पूरी तरह बर्फ़ से ढक जाते हैं और यहाँ से जो बर्फीला वाला व्यू है वो नज़र आता है। और साथ ही इधर दूसरी साइड देखेंगे तो एक और माउंटेन रेंज नज़र आती है। ये है धौलाधार माउंटेन रेंज। अब धर्मशाला में एक खूबसूरत व्यू पॉइंट को हम देखने जा रहे हैं, जहाँ से रिवर फ्लो होती हुई आती है। अभी फ़िलहाल इसका वाटर फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पेबल्स, जो स्टोन्स यहाँ पर जमे हुए हैं, उनकी वजह से जो ये नज़ारा है, जो वैली का व्यू नज़र आता है, वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। साथ ही ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं जो कि नज़र आते हैं। ये जो पानी बेसिकली आ रहा है, ये उसी बर्फ़ के पिघलने से आता है। जैसे जैसे ऊपर बर्फ़ पिघलती है, ये पानी यहाँ नीचे की ओर फ्लो होते हुए आता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये एक अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि ये स्थान हमारे होटल से, जहाँ पर हमने स्टे किया है, उससे काफ़ी करीब है। लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर अगर हम आते हैं तो ये रिवर का जो व्यू पॉइंट है हमें नज़र आता है। अब हम आ चुके हैं धौलाधार नेचर पार्क को एक्सप्लोर करने, जिसे गोपालपुर जू के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा चिड़ियाघर है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं। इस चिड़ियाघर को देखने का शुल्क लगता है एक एडल्ट का 50 रुपीज़, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका चार्ज 10 रुपीज़ लगता है। बहुत ही सस्ता है बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये ज़ू मंडे के दिन अवकाश रहता है इसका। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एवरी मंडे को ये क्लोज़ रहता है, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानवरों को देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला वाइल्ड एनिमल जो हम देख रहे हैं ये है एशियाटिक लायन, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। इनकी जो औसत उम्र होती है वो लगभग 12 से 15 साल की होती है, लेकिन अगर इन्हें पिंजरे में यानी कि चिड़ियाघर के अंदर रखा जाए तो इनकी उम्र 20 साल के करीब भी हो सकती है। एशियाटिक लायंस के बारे में एक खास बात है कि पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एशियाटिक लायंस उनके प्राकृतिक परिवेश में पाए जाते हैं। इनके वज़न के बारे में बात करें तो एक मेल लायन यानी कि बब्बर शेर का वज़न लगभग 200 किलो से लेकर 250 किलो तक हो सकता है। और अगर एक फीमेल यानी कि एक शेरनी के बारे में बात करें तो शेरनी का वज़न लगभग 110 किलो से लेकर 150 किलो तक हो सकता है। ये है लेपर्ड, जिसे हिंदी में तेंदुआ कहा जाता है। इनकी औसत उम्र 12 से लेकर 17 साल तक की हो सकती है, लेकिन अगर इन्हें पिंजरे में यानी कि चिड़ियाघर में प्रॉपर सुविधाओं के साथ रखा जाए तो ये 22 से 24 साल की उम्र तक भी जीवित रह सकते हैं। इनके शरीर पर जो ये काले निशान हैं, इन्हें रोजेटर्स कहा जाता है। शिकार करते वक्त ये निशान इन्हें छिपने में मदद करते हैं। इनके एवरेज वेट के बारे में बात की जाए तो एक मेल लेपर्ड का यानी कि एक मेल तेंदुए का वज़न लगभग 45 किलो से 75 किलो तक हो सकता है। और अगर एक फीमेल लेपर्ड के बारे में बात की जाए तो उसका वज़न 30 से 45 किलो तक हो सकता है। तेंदुए शर्मीले नेचर के होते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। ये है ईमू, जो कि एक बड़े साइज़ का पक्षी है। इनका औसत वज़न लगभग 36 किलो से लेकर 40 किलो तक होता है। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इनके आहार के बारे में बात की जाए तो ये ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि ये फल फूल और कीट पतंगे दोनों खा लेते हैं।
ईमू का अंडा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एग कहा जाता है आफ्टर द ऑस्ट्रिच एग, यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा दुनिया में सबसे बड़ा अंडा कहलाता है और जो दूसरे नंबर का अंडा है वो ईमू का है। ये हैं सांभर डियर्स जो कि शाकाहारी होते हैं। इनकी ख़ास बात ये होती है कि जो मेल सांभर डियर्स हैं उनके सिर पर एंटिलर्स होते हैं जिन्हें हम सींग बोलते हैं, और जो फीमेल सांभर डियर्स होती हैं उनके सिर पर एंटिलर्स नहीं होते। ये है ब्लैक काइट, जिसे हिंदी में कहा जाता है काली चील, जिनकी उड़ने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है और ये एक बेहद अच्छे शिकारी होते हैं। ये है भारतीय फ्लैपशेल टर्टल, जिनका वज़न होता है लगभग 3 से 4 किलो का। ये है वल्चर्स, जिन्हें हिंदी में गिद्ध कहा जाता है। इनकी उड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये आसमान की बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक आसानी से उड़ पाते हैं और साथ ही इनकी जो विज़न पावर है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। दूर तक का नज़ारा ये बहुत आसानी से देख पाते हैं। ये है हिमालयन गौरल, जो कि एक तरह की माउंटेन गॉट है, यानी कि पहाड़ी बकरी है। इनका वज़न मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होता है। अगर मेल्स के वज़न की बात की जाए तो मेल्स का वज़न लगभग 22 किलो से लेकर 30 किलो तक होता है, और अगर फीमेल्स के वज़न की बात की जाए तो फीमेल्स का वज़न होता है 20 से 25 किलो तक। ये है इंडियन मुंडजैक, जो कि एक स्मॉल साइज का हिरन होता है। इनके लाइफ स्पैन के बारे में बात की जाए तो इनकी उम्र होती है लगभग 20 से 25 साल की। तो अब गोपालपुर जू को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं धर्मशाला के कुछ और प्रसिद्ध स्थानों को एक्सप्लोर करने। तो अब हम मैक्लोडगंज से भी ऊपर एक गांव में हैं जिसका नाम है नड्डी। ये एक धर्मशाला का ही पार्ट है, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट पर है और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं यही वो नज़ारे हैं जो लोग दूर दूर से देखने आया करते हैं, जिसमें आपको पीछे पहाड़, झरने, बादल और इससे बादलों के पीछे हैं बर्फीले पहाड़ जो कि अभी बादलों के पीछे ढक चुके हैं। ये सभी इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं कि दूर दूर से पर्यटक इन नज़ारों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये जो वादियाँ हैं वाकई में मैजिकल हैं। अगर आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं या फिर अपने डेली रूटीन से बोर हो चुके हैं तो ये जो वादियाँ हैं आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ आकर थोड़ी देर भी बैठते हैं तो आपको बिल्कुल असीम शांति का अनुभव यहाँ होगा। आप पूरी तरह स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो बादल हैं वो हमारे करीब आते जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों की ख़ास बात कि मौसम हर कुछ मिनट के अंदर बदल जाता है। हर 5 मिनट में आपको मौसम बदला हुआ नज़र आएगा और मौसम की खूबसूरती इतनी अच्छी होती है कि ये बादल, अभी जितना भी आपको ये नज़ारा दिख रहा है, अगर बादल ने यहाँ पर आना शुरू किया तो यहाँ सिर्फ वाइट कलर की चादर नज़र आएगी और ये जितनी भी ग्रीनरी है वो सब बादलों के पीछे छिप जाएगी। तो अब हम एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है रिवर साइड कैफ़े, और ये स्थान स्थित है मैक्लोडगंज से थोड़ा और ऊपर हम आते हैं तो एक नड्डी विलेज के आगे एक और आता है बल्ला विलेज, वहाँ पर हम आए हैं। और ये इस तरह से आप देख पाएंगे पानी फ्लो होता हुआ आ रहा है और पानी के बीच में इस तरह से चेयर्स लगाई गई हैं। यहाँ पास में भी देख सकते हैं, मतलब आप पानी में पैर डालकर इन चेयर्स के साथ बैठ सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, मैगी या फिर मोमोज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पाएंगे कुछ इस तरह से वेंडर्स वाली शॉप्स हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन काफ़ी यूनिक जगह है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता इस जगह के बारे में, लेकिन आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये जो पानी अभी हम बहता हुआ देख रहे हैं ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये है बर्फ़ का पानी जो कि ग्लेशियर के पिघलने से आ रहा है। यानी कि जो बर्फ़ के पहाड़ अभी हमने कुछ ही देर पहले देखे, जब बर्फ़ के पहाड़ों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और जो पानी आता है बर्फ़ पिघलने के बाद वो कुछ इस तरह से बहता हुआ हमें रिवर के फॉर्म में नज़र आता है। और इसी वजह से जब हम इस पानी को हाथ लगाकर देखते हैं तो पानी
पानी बहुत ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है। बलगांव यानी कि इस रिवर साइड कैफ़े की अगर एक्चुअल लोकेशन की बात करूं तो इसका डिस्टेंस है धर्मशाला बस स्टैंड से लगभग 13 किलोमीटर का, यानी कि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके आपको इस स्थान तक पहुंचना होता है। और इस स्थान की अगर लोकेशन की बात करें तो मैक्लोडगंज से ऊपर एक गांव है जिसका नाम है नड्डी, और नड्डी से भी अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आता है बलगांव। तो इस तरह का रूट आपको फॉलो करना होता है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर होता भी है तो बहुत रेयरली होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है और हाइट पर आने के लिए आपको किसी तरह की पर्सनल कैब बुक करनी होगी या फिर आप टैक्सी लेकर ही यहाँ तक आ सकेंगे, क्योंकि बाकी ट्रांसपोर्टेशन के साधन ज़्यादातर उपलब्ध नहीं हो पाते। लेकिन इस डिस्टेंस को पार करके अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो वाकई में वर्थ इट प्लेस है, आपको यहाँ ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर, जो कि है मैक्लोडगंज। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैक्लोडगंज और धर्मशाला अलग अलग हैं, लेकिन धर्मशाला का ही एक उपनगर है मैक्लोडगंज। धर्मशाला से अगर हम थोड़ा सा हाइट पर चलते हैं तो आता है मैक्लोडगंज। धर्मशाला से लगभग 10 किलोमीटर का अगर हम बाय रोड आएँ तो 10 किलोमीटर बाद आ जाता है मैक्लोडगंज, जो कि एक उपनगर है। और मैक्लोडगंज में दो चीज़ें फेमस हैं। पहली चीज़ तो ये स्ट्रीट, ये जो चौराहा आपको नज़र आ रहा है, जिससे एक रास्ता यहाँ जाता है और दूसरा रास्ता यहाँ जाता है, इनको बोला जाता है तिब्बतियन मार्केट। यही है जो मेन चौराहा, जो ये छोटा सा चौराहा है, इसी ही बोला जाता है मैक्लोडगंज। और इस जगह की एक और चीज़ फेमस है, वो है यहाँ का व्यू, यानी कि जो आपको यहाँ से पहाड़ों का व्यू नज़र आएगा, जो बर्फ़ वाला व्यू नज़र आएगा, जो ग्रीनरी और ग्रीन वाले पहाड़ और बर्फ़ वाले पहाड़ का जो एक साथ व्यू नज़र आता है, वो ही बनाता है मैक्लोडगंज को इतना ज़्यादा फेमस। और ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये तिब्बतियन मार्केट हैं, इसमें काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे शॉप्स हैं, जैसे कि यहाँ के मोमोज़ फेमस हैं। यहाँ पे अगर आप तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद सकते हैं। और जो मैक्लोडगंज नाम रखा गया है वो सर डोनाल्ड मैक्लोड के नाम पे रखा गया है, जो कि 19वीं सेंचुरी में पंजाब के गवर्नर थे। और जो गंज वर्ड है इसमें, मैक्लोड और गंज, ये दो शब्द हैं। मैक्लोड तो सर डोनाल्ड मैक्लोड के नाम से आया, और जो गंज है वो एक पर्शियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी। तो ये दोनों शब्द को मिलाकर बना दिया गया है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज स्ट्रीट पर सबसे पहली जो शॉप आपको नज़र आती है वो ये पेस्ट्री शॉप है, जिसमें डोनट्स, पेस्ट्रीज़, केक वगैरह मिलते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे और भी इसी तरह की दुकानें हैं पेस्ट्रीज़ वगैरह की। मैक्लोडगंज मार्केट में ही एक बुद्धिज़्म टेम्पल है, जो कि अभी हमारे पीछे ही आपको नज़र आ रहा होगा। और बुद्धिज़्म मोनेस्ट्री की जो बेल्स हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं, जिन्हें आप टर्न करते हुए इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये काफ़ी सारी बेल्स हैं, बिल्कुल स्ट्रीट के पास में ही हैं। ऊपर तक देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा ये टेम्पल है, जो बुद्धिज़्म टेम्पल काफ़ी ऊपर तक आपको नज़र आएगा। और ये जो जगह हम मैक्लोडगंज हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है। इसकी हाइट जो अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट है 6831, मतलब 6831 फीट्स की हाइट पर ये जगह है। अभी आपको देखने में तो बिल्कुल फ्लैट लग रही होगी या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा होगा, लेकिन जो ये जगह है बहुत ज़्यादा हाइट पर है। 6831 फीट की ऊंचाई पर मैक्लोडगंज है। इसी वजह से इतने खूबसूरत व्यू जो नज़र आते हैं वो मैक्लोडगंज से दिखाई देते हैं। अभी हम एक शॉप के आगे खड़े हुए हैं जहाँ पर लिखा है मेन मार्केट मैक्लोडगंज धर्मशाला, और ये एक तिब्बतियन शॉप है, जैसे कि तिब्बतियन लैंग्वेज में भी आपको दिख रहा होगा। और ये जो शॉप पे आप चीज़ें देख सकते हैं, ये सारी तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो अगर आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अभी हम हैं मैक्लोडगंज में, जो कि धर्मशाला से थोड़ी हाइट पर बसा हुआ है। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा नाइट व्यू धर्मशाला का। नीचे आप देख सकते हैं कई सारी लाइट्स जली हुई हैं एक साथ। ये पूरा का पूरा धर्मशाला शहर है, जो कि अभी हम हाइट से देख पा रहे हैं। ये बहुत ऊंचाई पर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो है धर्मशाला का। ये नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे कि हम आसमान में तारे देखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारे सामने हैं वो है धर्मशाला।
तो अब हम पहुंच चुके हैं भागसूनाग वाटरफॉल और वाकई में यहाँ का जो नज़ारा है देखने लायक है। वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिर रहा है, काफ़ी सारे सैलानी, काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर जमा हो चुके हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, काफ़ी सारे क्लाउड्स भी हैं आसपास और यहाँ का जो मज़ा है वाकई में एक लाइव मेमोरी आपकी होने वाली है अगर आप यहाँ आते हैं। और यहाँ एक अच्छा पिक्चर पॉइंट भी बनता है, अगर आप कुछ फ़ोटोज़ बनाते हैं, रील्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी प्लेस है। वाटरफॉल के पास कुछ शॉप्स भी हैं, अगर आप कुछ खाना पीना चाहें, रिफ़्रेशमेंट करना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और जो वाटरफॉल की जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाना चाहूँगा। वाटरफॉल की जो धारा है काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और जैसे कि लोगों को आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ लेते हुए, पिक्चर्स लेते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस स्पॉट पर आकर। और धर्मशाला अगर आप आते हैं तो इस स्पॉट पर ज़रूर आइए। तो अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला की दलाई लामा मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि आप अभी हमारे साथ देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की बेल्स लगी हैं जिन्हें बोला जाता है बुद्धिज़्म मोनेस्ट्री की बेल्स, जो कि पूजा अर्चना करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। मोनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। अब हम मोनेस्ट्री के एक ऐसे भाग में आ चुके हैं जहाँ पर कई सारी ज्योतियाँ जली हुई हैं, कई सारे लैंप्स को लाइट किया गया है। अब हम मोनेस्ट्री के एक ऐसे भाग में पहुंच चुके हैं जहां पर कई सारे बौद्ध भिक्षुक अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। ये स्थान दलाई लामा का निवास स्थान है, इस वजह से धर्मशाला फेमस है क्योंकि 1959 के टाइम पर दलाई लामा तिब्बत से यहाँ पर आए थे, यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। धर्मशाला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और ये दो शब्दों का मेल है, धर्म और शाला, यानी कि धर्म के शाला। ये वो स्थान है जिसका हिंदी अर्थ अगर हम बोलें तो इसका मतलब होगा तीर्थ यात्रियों के रहने की जगह। धर्मशाला मोनेस्ट्री के अंदर कुछ इस तरह की बेल्स भी हैं जिन्हें भी आप रिंग कर सकते हैं। ये बड़ी साइज़ वाली हैं, पहले जो हमने देखी थी वो छोटी वाली बेल्स थी। अब हम पहुंच चुके हैं माँ चामुंडा देवी के दर्शन के लिए। यहाँ दर्शन करने से पहले मैं आपको बाहर का थोड़ा सा मार्केट एरिया दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस तरह से कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर प्रसाद और माता के श्रृंगार के जो सामान हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ से प्रसाद और ये सामान अंदर की ओर ले जा सकते हैं पूजन के लिए। और यहाँ से मंदिर परिसर की शुरुआत होती है और यहाँ पर एक निःशुल्क जूता घर बनाया गया है जहाँ पर आप अपने शूज़ ओपन कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप कुछ दान दक्षिणा के लिए रूप में यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जहाँ पर आप अपने जूते जमा करके माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री चामुंडा देवी मंदिर, जिसे चामुंडा नंदकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, एक मंदिर है जो देवी दुर्गा के एक रूप श्री चामुंडा देवी को समर्पित है, जो उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आता है। यह हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है और पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से भी है। मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है और यहाँ कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनी हुई हैं जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही एक नदी भी यहाँ से बहती है जिसका भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और नीचे की साइड बना हुआ है भगवान नंदकेश्वर का मंदिर, जो कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ये है मुख्य मंदिर माता चामुंडा देवी का, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। चामुंडा देवी मंदिर एक सिद्ध पीठ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाए वह साकार हो जाती है।
चामुंडा देवी, इसका मूल नाम जो है चामुंडा और नंदीकेश्वर, ये नाम है इसका। चामुंडा माँ का नाम है, नंदीकेश्वर भगवान का, शिव शक्ति का स्थान है। चामुंडा माँ का नाम, नीचे भगवान शिव जी है और नंदीकेश्वर। तो इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसका मार्कंडेय पुराण के इसका अंतर्गत वर्णन आता है। यस्मात् चंडम चामुंडत घृत्वा तुमोपाक्ता चामुंडेति तत्व लोके ख्याता देवी भविष्यसि। चंड और मुंड का राक्षस थे, वो बहुत बलवान थे, उनको वरदान था कि आपको कोई नहीं मार सकेगा। वो था पुलिंग रूप में। तब देवताओं को एक शक्ति पैदा करना पड़ी, सभी अपने अपने पुण्य शक्ति से एक पुण्य तैयार किया, उसको नारी का रूप दिया, बस उसको काम सौंपा कि आपने संहार करना है। तब माँ ने उनका जाके संहार किया, तब इसका नाम जो है चामुंडा बना। ये मूर्ति जो है नेचुरली है, कोई पता नहीं है कितनी सदियों पुरानी है ये। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं कांगड़ा देवी माँ के, जो कि एक शक्तिपीठ है और ये है प्रमुख द्वार जहाँ से मंदिर के लिए प्रवेश लिया जाता है। वैसे यहाँ से हमें लगभग 200 से 300 मीटर आगे जाना होता है, जहाँ से मेन मंदिर की शुरुआत होती है। जो मंदिर परिसर है वो लगभग इसी रास्ते से फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। 200-300 मीटर हम चलेंगे तो मंदिर परिसर आएगा। यहाँ पर बीच में एक लोकल मार्केट लगा हुआ है, यहाँ तो जनरल दुकानें हैं, और थोड़ा आगे चलेंगे तो जो प्रसाद और पूजा सामग्री होती है वो अवेलेबल होती है। अब हम मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और मंदिर मार्ग में कुछ इस तरह की कई सारी दुकानें आपको नज़र आएंगी जो कि प्रसाद और पूजा सामग्री की हैं। सिर्फ यही दुकान नहीं, जहां तक मंदिर है वहां तक ये इसी तरह की दुकानें हैं, जहां से अगर आप चाहें तो प्रसाद और पूजा सामग्री यहां से खरीद सकते हैं और माता को चढ़ा सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक जूता स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पर आप निःशुल्क अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं और फिर माता के दरबार में प्रवेश कर सकते हैं। तो अब हमने मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। ये है माँ ब्रजेश्वरी मंदिर, जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो माँ सती के 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ ये है। यहाँ पर माँ सती का लेफ्ट ब्रेस्ट गिरा था और इसी वजह से ये शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत फेमस है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रहती हैं, दूर दूर तक लोग बहुत दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में हम थोड़ी और जानकारी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्य मंदिर के अंदर चलते हैं और करते हैं माँ ब्रजेश्वरी के दर्शन। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें सिंह नजर आते हैं, जो कि माता के वाहन हैं, और जो मंदिर का मुख्य द्वार है वो चांदी से निर्मित है, जिसके ऊपर कई सारी देवियों के चित्रण देखने मिलते हैं, जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद हम प्रवेश करते हैं मुख्य स्थान पर, जहां पर माँ ब्रजेश्वरी विराजमान हैं। इस मंदिर के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। जब पांडवों को स्वप्न में माँ दुर्गा नजर आई और माँ दुर्गा ने बोला कि मैं नगरकोट धाम में विराजमान हूँ, मेरा वहाँ पर मंदिर बनाइए, तो फिर पांडवों ने यहाँ पर आकर माँ का मंदिर बनवाया। और फिर बाद में 1905 यानी कि 1905 के अंदर यहाँ पर एक भूकंप आया, जिसमें कि मंदिर नष्ट हो गया। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसे उसी शैली के अंदर दोबारा बनाया, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। मंदिर परिसर में ही तारा देवी मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ लिखा हुआ है ये मंदिर 1905 के भूकंप में भी खड़ा रहा, यानी कि ये मंदिर भूकंप के दौरान भी नष्ट नहीं हुआ था, तो ये पुराना मंदिर ही यहाँ पर है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब माँ ने महिषासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया और उसका वध किया, तो माँ थोड़ी घायल हो चुकी थी, उनको घाव हो चुके थे। तो उन्होंने नगरकोट जो विलेज है, ये पुराने टाइम पे गांव हुआ करता था, इस स्थान पर आकर अपने घावों पर बटर यानी कि मक्खन लगाया। कई लोग इसे घी भी बोलते हैं, कि अपने घावों पर घी या फिर मक्खन लगाया, जिससे कि उनके घाव ठीक हो सकें। और वो जो टाइम था
वो मकर संक्रांति के आसपास का टाइम था। तो इसी वजह से आज भी जो जनवरी का दूसरा हफ्ता होता है, जब मकर संक्रांति होती है, तो उस दौरान यहाँ पर लगभग एक हफ्ते के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, एक त्यौहार मनाया जाता है, जिस दौरान माता को मक्खन से पूरा मक्खन चढ़ाया जाता है। उन जो पिंडी है यहाँ पर माता की, उनके ऊपर मक्खन लगाया जाता है और उनको एक हफ्ते तक कुछ इसी तरह से मक्खन के थ्रू पूजा की जाती है। और यहाँ पर उस टाइम पर श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा रहता है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के अंदर एक लंगर भी चलता है, जिसका समय दोपहर और शाम को अलग अलग, यानी कि 2 टाइम ये चलता है लंगर। एक तो 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, और एक चलता है शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। कांगड़ा देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है कांगड़ा का किला, जिसे भी आप इस यात्रा के दौरान देख सकते हैं। कांगड़ा किले को देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये किला आप सिर्फ 1 से 2 घंटे में आसानी से देख सकते हैं, और ये किला सुबह से शाम तक ओपन रहता है। ये फोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसका जो इतिहास है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम आपको अब बताने वाले हैं। कांगड़ा का किला कटोच राजपूत डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था, यानी कि यह राजपूत शासकों का दुर्ग हुआ करता था। लेकिन 1556 में राजा धर्मचंद्र ने मुगल शासक अकबर को यह किला सौंप दिया और किले के दावों को त्याग दिया। और इसके बाद 1620 में सम्राट जहांगीर ने राजा हरिचंद्र को मार डाला और कांगड़ा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया। और इसके बाद 1783 तक यह किला मुगलों के अधीन रहा। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, राजा धर्मचंद्र के वंशज राजा संसार चंद्र बहादुर द्वितीय ने सिख नेता के समर्थन से कांगड़ा के विजय की श्रृंखला शुरू की। और फिर 1783 में मुगल गवर्नर सैफ अली खान की मृत्यु के बाद इस किले को उनके बेटे ने सिख नेता को सौंप दिया, एक सुरक्षित मार्ग के बदले में। तो हम जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट के 4th नंबर के गेट की तरफ, जो कि अभी आपको हमारे पीछे नजर आ रहा होगा। इस गेट का नाम है जहांगीर गेट, और ये गेट और ये गेट, ये दोनों एक बहुत ही शार्प टर्न के अंदर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई दुश्मन हाथी वगैरह लेकर भी आए तो यहाँ तक अगर हाथी लाता है तो हाथी का बल इस टर्न के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो हाथी इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाए। या फिर अगर कोई सैनिकों की टोली भी अगर तोड़ने की कोशिश करे इस दरवाजे को, तो इतना ज़्यादा उनको स्पेस ना मिले ताकि वो दरवाज़ा तोड़ ना सके। इस वजह से शार्प टर्न बनाया गया है। तब यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं जहांगीर गेट की ओर। तो अब हम कांगड़ा फोर्ट के 4थे गेट से अंदर आ चुके हैं, और गेट के अंदर आते ही पीछे की तरफ हम देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू नज़र आएगा। ये तो किले की बॉर्डर है जो साथ साथ चल रही है, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीनरी वाला व्यू नज़र आएगा। और नीचे से कांगड़ा का अगर नज़ारा देखें तो बहुत अच्छा नज़र आता है। अगर ऊपर से आप नीचे देखेंगे तो बहुत अच्छा नज़र आया है। नीचे नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और वादियाँ ही वादियाँ दूर तक नज़र आ रही हैं। 4थे गेट से पार होने के बाद कुछ एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ से आप देख सकते हैं किले की पूरी बॉर्डर को। ये दीवार है जो कि फोर्ट को घेरे हुए है। कांगड़ा फोर्ट से कुछ इस तरह से बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आते हैं, पर अक्सर ये बर्फ़ के पहाड़ बादलों के पीछे छिप जाते हैं, इस वजह से कई बार नज़र नहीं आ पाते। लेकिन कुछ इस तरह का नज़ारा है जो आप कांगड़ा फोर्ट से देख सकते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम बढ़ चुके हैं 5वें दरवाजे की ओर, जो कि है अंधेरी गेट। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये 5वां दरवाज़ा है और इसका नाम है अंधेरी गेट। मे भी पुराने टाइम पर यहाँ छत हुआ करती होगी, और छत होने की वजह से यहाँ अंधेरा होता होगा, तो उस अंधेरी की वजह से इस गेट का नाम रखा गया है अंधेरी गेट।
कांगड़ा फोर्ट में हम पहुंच चुके हैं 6 नंबर के गेट पर, जिसका नाम है दर्शनीय दरवाज़ा। और इस दरवाजे पर यमुना और गंगा के 2 स्टैचूज बने हुए हैं दोनों साइड पर। अब तो ये स्टैचूज प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ नीचे लिखा हुआ है यमुना और गंगा। और अब यहाँ से फोर्ट में प्रवेश करेंगे। छठे गेट से प्रवेश करते ही हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। पीछे कुछ मंदिर हुआ करते थे पहले, यहाँ लिखा भी हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और यहाँ आगे भी कुछ मंदिर का नाम लिखा हुआ है, अंबिका देवी टेम्पल लिखा हुआ है। और मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो इस तरह से काफ़ी सारे रूम्स बनाए हुए हैं। और ये रूम्स पुराने टाइम पर या तो सैनिकों के रहने के काम आया करते थे, या जो पुजारी लोग हुआ करते थे उनके रहने के काम आया करते थे। अब हम कांगड़ा फोर्ट के एक ऐसे भाग में हैं जो कि अब खंडहर हो चुका है, लेकिन पुराने टाइम पर इनके स्ट्रक्चर्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हुआ करते थे। तो अभी हम देख रहे हैं आदिनाथ जैन मंदिर। आदिनाथ जैन मंदिर के पास ही है अंबिका देवी मंदिर। जो मंदिर के अवशेष आगे से खंडहर नजर आ रहे थे, ये था लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि अभी आप पीछे से देखेंगे तो बिल्कुल मंदिर की आकृति नजर आएगी। और इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि मंदिर की जो छत हुआ करती थी पुराने टाइम पर कैसी होती थी। मंदिर वाले कंपार्टमेंट से जैसे ही हम ऊपर आते हैं, एक घास वाला मैदान मिलता है जो कि काफ़ी फ्लैट है। और यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आएगा। दूर आपको रोड नज़र आएंगे, और रोड जो चलते हुए हैं दूर आपको बिल्कुल ग्रासलैंड नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। इस पॉइंट पर अगर आप सेल्फीज़ लेना चाहते हैं, फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत अच्छी जगह, लेकिन थोड़ा सा सेफ रह कर करिए क्योंकि नीचे खाई है। ये दूर तक जो हमको घाटी नज़र आ रही है, ये है कांगड़ा घाटी, और इसका व्यू वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये किले के अंदर मौजूद कुछ पुराने कमरे हैं जिनकी छतें तो अब गिर चुकी हैं, और ऐसा देखने में लग रहा है कि ये 2 मंजिला हुआ करते थे। एक मंजिल तो ये, और इसके ऊपर भी एक मंजिल हुआ करती थी, लेकिन अब वो खंडर हो चुकी है। ये किले का दूसरा साइड है जहाँ कुछ तिबारियाँ बनी हुई हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पुराने टाइम पर काम में लिए जाते थे। और मैं आपको थोड़ा सा अंदर और दिखाना चाहूँगा। यहाँ अंदर और स्ट्रक्चर हैं जो कि देखे जा सकते हैं। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता जाता है और इससे ऊपर की तरफ बनता है, और ये किले में आगे की तरफ खुलता है। यहाँ से भी एक छोटी सी सीढ़ियाँ जाती हैं कुछ, और इन सीढ़ियों से किले के अपर फ्लोर तक पहुँचा जा सकता है। अब हम पहुंच रहे हैं कांगड़ा घाटी के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट पर, क्योंकि ये एक स्पेशल एरिया बनाया गया है सिर्फ व्यू के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चेयर्स लगाई गई हैं। अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो यहाँ पर बैठकर इस व्यू का आनंद ले सकते हैं, और अगर चाहें तो कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं फोर्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पर। यहाँ कुछ खंडहर जैसे नज़र आ रहे हैं और एक कुंड नुमा आकृति बनी हुई है। अब ये कुंड स्पेसिफाई करना मुश्किल है कि ये स्विमिंग पूल था या यज्ञ कुंड था या फिर वाटर स्टोर करने के लिए एक कुंड बनाया गया था, लेकिन एक काफ़ी बड़ा सा और गहरा कुंड यहाँ पर बनाया हुआ है।
अब हम फोर्ट के निचले हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो कुछ हमाम जैसा प्रतीत होता है। हमाम यानी कि बाथरूम, यानी कि पुराने ज़माने में जो स्नान घर हुआ करते थे वो कुछ ऐसे दिखा करते थे। कांगड़ा फोर्ट के एंट्री गेट के पास ही एक संग्रहालय भी बना हुआ है, जिसे भी आप देख सकते हैं। संग्रहालय का जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है और शुक्रवार को संग्रहालय का अवकाश रहता है। तो चलिए अब जानते हैं धर्मशाला में स्टे फैसिलिटीज़ क्या हैं, फूड फैसिलिटीज़ क्या हैं और आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज कैसे घूम सकते हैं। सर ये बताइए सबसे पहले तो कि कैसे पहुंचा जा सकता है धर्मशाला? अगर कोई दिल्ली से आ रहा है तो वहाँ से वोल्वो सर्विस भी है, तो मतलब बस से पहुंच सकते हैं? बस से भी पहुँच सकते हैं, या फिर ट्रेन से आते हैं तो पठानकोट भी आ सकते हैं ट्रेन से, वहाँ से भी टैक्सी मिल जाती है। सर फूड फैसिलिटी के बारे में क्या है? फूड अगर आप जैसे लोकल फूड है यहाँ का तो वो 100-150 रुपये में थाली मिल जाती है। ऐसे कोई ढाबा वगैरह जो नॉर्मल ढाबा रहता है। और अगर बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में कि धर्मशाला में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो धर्मशाला में काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। और जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा रूम है और आप देख सकते हैं ये रूम काफ़ी खूबसूरत है और मतलब प्रॉपरली वेल फिनिश्ड रूम इससे हम बोल सकते हैं। पूरी साफ़ सफाई का यहाँ पर ख्याल रखा गया है और साथ ही सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। और साथ ही इस होटल का जो बाथरूम एरिया है, जो टॉयलेट एरिया है, वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये पूरी तरह नीट एंड क्लीन है, पूरी तरह साफ़ सुथरा है और गर्म पानी की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे ख़ास बात इस रूम की कि ये एक बालकनी रूम है और इसकी बालकनी से जो नज़ारा नज़र आता है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप नीचे देखेंगे तो पूरा का पूरा धर्मशाला शहर आपको एक साथ नज़र आएगा। जितने भी घर हैं वो आपको एक साथ नज़र आते हैं और साथ ही दूर देखेंगे तो जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पर भी बर्फ़ वाले पहाड़ और उधर दूसरी साइड पर भी देखेंगे तो बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आते हैं। अब जिस होटल में हम रुके हुए हैं इस होटल के बारे में कुछ जनरल जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, इस होटल का नाम है सेरा इन, यहाँ ऊपर भी इसका नाम लिखा हुआ है। और इसके लोकेशन की अगर बात करें तो जो धर्मशाला स्टेडियम है उससे ये होटल काफ़ी करीब है। लगभग 15-20 मिनट का रास्ता अगर हम पार करते हैं तो हम इस होटल तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस होटल के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो जो इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना रूम वगैरह बुक कर सकते हैं। और साथ ही ये होटल के आगे एक गार्डन टाइप भी बना हुआ है जो इस होटल की जो ब्यूटी है उसे और ज़्यादा बढ़ा देता है। आप यहाँ देख पाएंगे ये एक लॉन टाइप का है यहाँ पर जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। धर्मशाला और धर्मशाला के नियर बाय टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए हमने एक हॉलिडे पैकेज बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ। अगर आप भी चाहें तो अपना हॉलिडे पैकेज बुक कर सकते हैं। प्रिया ट्रैवल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ये है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।